दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम झील ग्लोबल के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2014 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 8 से 9 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है कंपनी हमें यहाँ पे लॉजिस्टिक सर्विसेज जो कंपनी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और एक तरीके से मेनली अगर हम देखेंगे तो एयर कार्गो के ऊपर ये कंपनी हमें, यानी कि जो एयरलाइन से रिलेटेड जो भी यहाँ पे कुरियर होता है वो ये कंपनी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दो वर्टिकल्स में ये कंपनी काम करती है, एक है कार्गो कैरियर सर्विसेज और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो पैसेंजर कैरियर सर्विसेज में ये कंपनी हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी के क्लाइंट्स वगैरह है तो उनके लिए यहाँ पे जो सेल्स वगैरह मार्केटिंग वगैरह का जो काम होता है और उसके अलावा जो ऑपरेशन से रिलेटेड भी थोड़े कुछ काम होते हैं वो भी ये कंपनी अपने क्लाइंट को यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम मेन इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पे ये कंपनी अभी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है, तो देखिए फैशन इंडस्ट्री हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, फिर ऑटोमोटिव हो गया और इंडस्ट्रियल, ये चारों इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हमें यहाँ पे ये कंपनी अभी एयर कार्गो की जो सर्विसेज है वो यहाँ पे ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आ रही है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे मेनली अगर हम देखेंगे तो जितना ज्यादा इंपोर्ट वगैरह इंडिया में होगा, जितना ज्यादा एक्सपोर्ट इंडिया में होगा, तो उसके हिसाब से ये कंपनी का रेवेन्यू हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो जितना ज्यादा पर्टिकुलरली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मेन जो कंपनी के कस्टमर्स होंगे वो डोमेस्टिक ही होंगे, तो जितना ज़्यादा इनके कस्टमर्स का एक्सपोर्ट हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा उतना ये कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे ग्रो होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है और कुछ यहाँ पे कंपनी की सब्सिडरीज हैं उसके अंदर यहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट करेगी और इसके अलावा कुछ यहाँ पे कंपनी का डेट है तो उसे पार्शियली कंपनी यहाँ पे रिपे करने वाली है और उसके अलावा जो आईपीओ के एक्सपेंसिस यहाँ पे कंपनी को लगने वाले हैं वो भी कंपनी इसी से यूटिलाइज करने वाली है। तो देखिए, लगभग 36 करोड़ के लगभग का आईपीओ, जो मुझे लगता है कि लगभग मैंने आरएचपी इसका ये ऑब्जेक्टिव देखा नहीं है, लेकिन लगभग मेरे ख्याल से 2 से 3 करोड़ के लगभग का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये कंपनी का रहेगा। तो यानी कि जो आईपीओ का एक्सपेंस वो यहाँ पे 2 से 3 करोड़ के लगभग कंपनी का मेरे ख्याल से रहेगा। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 76 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू था। फिर उसके बाद में कोविड वाले ईयर में कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें गिरता हुआ नजर आया था और अगर हम उससे पिछले साल अगर हम बात करेंगे तो 121 करोड़ के लगभग का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था और अभी 10 महीने में कंपनी ने 95 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू किया है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 115 से 120 करोड़ के लगभग का पूरे फाइनेंशियल ईयर का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे ये कंपनी का होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे नंबर 1 करोड़ 33 लाख रुपीज के लगभग था। फिर उसके बाद में ये नंबर 1 करोड़ 69 लाख रुपीस के लगभग हुआ था। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे 5 करोड़ के लगभग ये नंबर हुआ था। लेकिन अगर हम अभी देखेंगे जितना रेवेन्यू कंपनी ने पिछले साल किया था उतना उसका भी 20% रेवेन्यू में यहाँ पे कम नजर आता है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे लगभग 3 करोड़ से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है। आपको लगेगा कि 3 करोड़ एक छोटा नंबर है, लेकिन अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो इसके कंपेरिजन में यहाँ पे 60% से कंपनी की ये प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे ज्यादा नजर आती है। जबकि अगर हम रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे 20% रेवेन्यू हमें यहाँ पे पिछले साल के कंपेरिजन में अभी 10 महीने का कम नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे नॉर्मली जो कंपनीज अपना आईपीओ लेकर आती है तो तब थोड़े अपने नंबर्स को थोड़ा बड़ा चढ़ा के दिखाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी को यहाँ पे थोड़ा बड़ा चढ़ा के कंपनी की तरफ से दिखाया गया है। तो कि ऐसा क्या खास हो गया कि कंपनी का जो एकदम से जो नेट प्रॉफिट का मार्जिन वो इतना ज्यादा हमें बढ़ता हुआ नजर आए, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे मेरे ख्याल से नंबर्स में ये आपको मानना चाहिए कि लगभग 4-5 करोड़ के हिसाब से हमें यहाँ पे वैल्यूएशन कंपनी का निकालना चाहिए। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 28 जुलाई को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 1 अगस्त को ये हमें आईपीओ क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 103 रुपीज पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है और 1200 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि अराउंड 1 लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,23,600 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर मैं अभी शेयर की अगर हम बात करेंगे तो 36 करोड़ 46 लाख रुपीस के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है और जिसमें से अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 47% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे लगभग 17 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा है और अगर हम टोटल लॉट की अगर हम बात करेंगे अराउंड 1403 यानी कि लगभग 1400 लॉट्स हमें यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर नजर आते हैं। यानी कि अगर लगभग कंपनी में 12-13 हज़ार लॉट की एप्लीकेशन अगर हमें यहाँ पे आती हुई नजर आती है तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से 9 से 10 गुना के लगभग मुझे लगता है कि ये हमें रिटेल कोटा के अंदर सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। और ये जो कंपनी है ये कंपनी हमें एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 4 अगस्त को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है 7 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा, 8 तारीख को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे और 9 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। यानी कि जो आईपीओ का क्लोज डेट है उसके लगभग 1 हफ्ते बाद में ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 140 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और अगर हम ये साल की अर्निंग्स अभी जो कंपनी ने 10 महीने में 8 से 8.5 करोड़ के लगभग की दिखाई है, तो उसके हिसाब से लगभग अगर हम 9-10 करोड़ की अगर हम अर्निंग्स मान के चलते हैं तो उसके हिसाब से लगभग 14 से 15 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। लेकिन अगर हम रेवेन्यू वाइज अगर हम बात करेंगे तो कोई ज्यादा ग्रोथ के नंबर्स नहीं है। और अभी लगभग अगर हम बेस इफेक्ट की भी अगर हम बात करेंगे 120 करोड़ का रेवेन्यू का बेस इफेक्ट यहाँ पे कंपनी का हो गया है। तो उसके ऊपर ये मानना कि ये कंपनी 30-40% से ग्रो करेगी, ये मानना भी मेरे ख्याल से थोड़ा इलॉजिकल रहेगा। तो मुझे लगता है कि 15-20% की नॉर्मल काइंड ऑफ ग्रोथ हो सकती है। और एक बूम अगर यहाँ पे हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर होता है तो वहाँ पे एक उसके सिनेरियो में लगभग 25-30% की ग्रोथ के नंबर हमें यहाँ पे कंपनी के देखने को मिल सकते हैं। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज मैं ये बोलूंगा कि कोई सस्ते रेट पे कंपनी का आईपीओ नहीं आ रहा है, एक नॉर्मल काइंड ऑफ रेट पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो कंपनी का मार्केट मेकर है रिकव सिक्योरिटीज, तो उसकी अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे तो पास्ट परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं है। अभी अगर आप आज भी देखोगे सर्विस केयर की जो लिस्टिंग हुई है, जो मार्केट में लगभग 10 से 12 रुपए के लगभग का प्रीमियम चल रहा था, और अभी अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ 5% के प्रीमियम पे हमें यहाँ पे लिस्टिंग होती हुई नजर आई है। तो अगर हम उनके पास्ट परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे बहुत नेगेटिव लिस्टिंग देखने को मिली है। उससे पहले स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट जिसके अंदर बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स अभी भी फंसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मार्केट मेकर का जब परफॉर्मेंस इतना बेकार होता है तो वहाँ पे नॉर्मली पब्लिक पैसा नहीं डालती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से अगर आप यहाँ पे इश्यू में अप्लाई करेंगे तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। और मेरे ख्याल से आपने ये इश्यू को टोटली अवॉइड करना चाहिए। और देखिए मेरे ख्याल से ग्रे मार्केट प्रीमियम भी मुझे लगता है कि यहाँ पे 10-15% का ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको दिखेगा, क्योंकि इश्यू को भरवाने के लिए यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग होती है। लेकिन देखिए एक छोटा इश्यू रहता है, तो यहाँ पे अगर ग्रे मार्केट में अगर कोई भी आके 10-15 शेयर भी अगर 10-15 हज़ार शेयर भी अगर वो बाय कर लेते हैं तो वहां पे सीधा जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम होता है वो हमें वहां पे बढ़ता हुआ नजर आता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ग्रे मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने नहीं जाना चाहिए। अभी बहुत सारे हमें यहाँ पे इश्यूज भी नजर आते हैं। और अभी ये जो कंपनी है इसका 1 तारीख को हमें यहाँ पे आईपीओ बंद होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी जो पब्लिक होगी उनका जो मेन पैसे की अगर हम बात करेंगे यथार्थ हॉस्पिटल के अंदर हमें उनका पैसा ब्लॉक होता हुआ नजर आएगा। और उसके अलावा श्री टेक लिमिटेड करके जो कंपनी है उसके अंदर भी मेरे ख्याल से पब्लिक का रिस्पॉन्स अच्छा रहने वाला है। तो वहाँ पर भी हमें पब्लिक का पैसा ब्लॉक होता हुआ नजर आ सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से आपने थोड़ा यहाँ पे कॉशियस रहना चाहिए। मेरे ख्याल से तो ये अगर आप कंपनी को अवॉइड करेंगे तो ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर हम आईपीओ साइज की अगर हम बात करेंगे 36 करोड़ का आईपीओ, यहाँ पे कोई भी क्यूआईबी कोटा नहीं है। तो सारा जो शेयर है कंपनी के वो हमें यहाँ पे पब्लिक के पास जाते हुए नजर आएंगे। और जिस दिन अगर कंपनी की लिस्टिंग होगी अगर वहां पे कोई स्ट्रॉन्ग बायर अवेलेबल नहीं होगा तो आपके लिए वहां पे सेल करने में आपको दिक्कत वहां पे हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ये इश्यू 5 से 10% नीचे खुलेगा, या तो 5 से 10% हमें ये इश्यू ऊपर खुलता हुआ नजर आएगा। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे देखना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे कि क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम में यहाँ पे कंपनी का चलता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी नॉर्मली कंपनी में कोई ट्रेडिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर, जो अभी मैंने सोर्सेज से पता किया। लेकिन मुझे लगता है कि अभी लगभग प्रीमियम इसका मुझे लगता है कि 1-2 दिन में 10 से 15% की लगभग आ जाएगा। तो वो देख के मेरे ख्याल से इसमें आपने अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि झील ग्लोबल के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।